स्वागत है आपका DCI 9920 पर। हाल ही में आरबीसी के द्वारा 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं और अपन उन्हीं मॉडल पेपर्स में से एक मॉडल पेपर्स में आपको यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर, जिसमें 4 भाग हैं, अ, ब और स भाग। इसका मैंने ब्लूप्रिंट तैयार करके आपको यूट्यूब में डाल दिया है। वहाँ पर आप ब्लूप्रिंट के द्वारा कंप्लीट उसके अनुसार पढ़ाई करें ताकि कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लाए जा सके। तो वो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, इसका 10th क्लास का पूरा ब्लूप्रिंट आप वहाँ देख सकते हैं। आइए अपन मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, देखो 25 क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, चिन्ह में और 404 का म से होगा। तो देखो म से क्या होता है, म से का मतलब महत्तम समाप्त होते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखो एक तो शॉर्टकट तरीका है, इसमें पूरा सोल्व करना नहीं है आपको। एक तो शॉर्टकट तरीका है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके अवसर की बजाय मतलब ऑब्जेक्टिव की बजाय 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अपन इसको लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म दोनों से करेंगे। देखो शॉर्ट टर्म तो क्या है, आप यहाँ पर इनका भाग दे देंगे, देख लो। देखो 4 का भाग इन दोनों में, 8 का भाग इन दोनों में और 12 का भाग इन दोनों में जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मान लो ये 8 है तो इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 8 का भाग ही नहीं जा रहा है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म से करना है तो क्या करोगे, आप 96 का गुणनखंड करोगे और 404 का भी गुणनखंड करोगे। 2 का भाग दोगे इसमें सबसे छोटी संख्या का, 2 का भाग 9 में 4 बार बचा 1 तो हो गया 16, 8 बार भाग चल जाएगा। 2 का भाग दोगे और तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4। 2 का भाग दोगे तो 1 और 2 12 बार चल जाएगा। 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इसमें 2 का भाग दीजिए तो 1, 2 का भाग देंगे 2 जीरो 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 जीरो 1 बार, फिर 101 अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें 1 बार जाएगा। तो देखिए इसके जोड़े बना लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 5 बार है, 1 2 3 4 5 और फिर इसके नीचे 100 404, तो आ जाएगा 2 इंटू 101। तो देखिए इसका एक जोड़ा तो ये बन रहा है और इसका एक जोड़ा ये बन रहा है, तो इस जोड़े में से एक एक संख्या उतार लीजिए। तो एचसीएफ ऑफ चिन्ह में 404 बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2। तो कितना आ गया आंसर, 4। एक भाग विधि द्वारा भी है तो भाग विधि द्वारा भी आप कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4, डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यंक ए और बी हो, इसके शून्यंक दे रखे हैं, मतलब ये बहुपद है, द्विघात बहुपद, और इस द्विघात बहुपद के दो शून्यंक दे रखे हैं ए और बी। तो आपको पता लगाना है कि ए और बी का गुणनफल क्या होगा, इनमें से ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन के शून्य ज्ञात करने में लग जाएंगे और उनका टाइम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपने 2 नियम पढ़ रखे हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उनके द्वारा यहाँ करना है। तो देखो पहला नियम तो क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर आपको ए और बी शून्य दिए होते हैं और इनका योग पूछता है ए प्लस बी, तो फिर आप माइनस बी अपॉन ए करते, मतलब माइनस बी का मतलब माइनस के 2 और बटे में ए मतलब 1। देखो इसकी तुलना करोगे ना आप इसी प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसकी तुलना इससे करोगे, आप शॉर्टकट में करना है, इसकी तुलना इससे करोगे तो ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 2 और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 15। ये सब सोल्व वहां नहीं करना है, रब कार्य करना है। ये आपको वहां तो डायरेक्ट जो वहां सारणी बना के उस सारणी में अवसर वगैरह लिख के आना है, जो राइट है वो लिख के आना है। देखो तो बताओ ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस के 15 है। लेकिन ये शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माइनस तो पहले से ही है और माइनस के 2 यहाँ रखेंगे बटे में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर शून्यकों का योग पूछा तो आंसर क्या आता, डी आता। लेकिन आपसे पूछा है शून्यकों
का गुणनफल, का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। तो देखो गुणनफल क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ए बी बराबर आ जाएगा सी। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, इसके शून्य निकालने मत बैठ जाना, शून्य निकालने में तो बहुत ज्यादा टाइम बिगड़ जाएगा। आपको ये सब इतना सारा काम नहीं करना है, आपको तो वहां केवल मात्र सी अपॉन ए करना है, ना तो ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालना है, किसी का मान नहीं निकालना है, मन में दिमाग में करना है। ए का मान यहाँ से यूं सोचो भाई, ए का मान 1 है, बी का मान -2 है, सी का मान माइनस के 15 है, सी अपॉन ए करके फटाफट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवर्गीकृत बारंबारता दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं आपको 2 3 4 5 6 का औसत माध्य क्या होगा। इनका औसत माध्य निकालना है, तो औसत माध्य कैसे निकालते हैं अपन, औसत भी बोल सकते हैं और माध्य भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। तो देखो जोड़ो इनको, आंकड़े यही है 2 3 4 5, तो जोड़ दो इनको, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और बटा 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 आ जाएगी। देखो 6 और 4 10, 5 और 5 10, 20 हो जाएंगे, और बटे में 5, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो राइट आंसर आ जाएगा 4 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 एक रैखिक समीकरण दे रखी है आपको, इसे संतुष्ट करने वाला युग्म है, मतलब इन चार में से कौन सा मान है जो इसको संतुष्ट करेगा। देखो यहाँ x और y की वैल्यू दे रखी है, आगे वाला मान x का है, पीछे वाला मान y का है, ये निर्देशांक दे रखे हैं, और इनमें से किसको संतुष्ट, इनमें से कौन है जो इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो x की इनकी वैल्यू इसमें रख रखे है, देखो x बराबर 1 रखो, तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, फिर यहाँ 2 रखो तो 2 और 2 कितने के 4 हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ रखो 2 दूनी 4, x का मान रखो तो 2 दूनी 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो वह 5, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर 2 रखो, 2 रखो यहाँ, ऐसे रखना है, देखो मैं बताऊँ आपको, 2 कोष्टक 2 x की जगह प्लस y की जगह भाई 2 और बराबर में 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 आ गया, इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा सी। इस प्रकार से मान रख रखा है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दे जाते हैं, प्रथम पद को छोड़कर आगे आने वाले प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे जाते हैं, सार्वंतर या निश्चित संख्या जोड़ दे जाते हैं। तो निश्चित संख्या तो 3 है और प्रथम पद है 6, इसका मतलब जो एपी शुरू होगी वो 6 से शुरू होगी। तो देखो ये 6 से शुरू हो रही है, ये -6 से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है, ये -4 से शुरू हो रही है, ये भी नहीं, ये 3 से शुरू हो रही है, ये भी नहीं, तो भी बची क्या है यही, तो ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो प्रथम पद 6, फिर 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 2 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, मतलब समरूपता की जो नियम है उनमें से कौन से नियम नहीं है। तो देखो समरूपता के 4 नियम है, एक यस ए यस 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 नियम, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के क्या हो, बराबर हो। दूसरा है यस ए यस, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तथा उनके द्वारा बने हुए कोण क्या हो, ए उनके द्वारा बना हुआ एक कोण क्या हो, बराबर हो, तो भी क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा है ए ए ए नियम, मतलब कौन 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 नहीं, मतलब एक त्रिभुज के दोनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। चौथा नियम है ए ए नियम, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो भी उसे वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखो ध्यान, वैसे ये और ये नियम अलग अलग नहीं है, एक ही नियम है, इसी से ये निकला है, क्योंकि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ ए का मतलब है एंगल, मतलब कोण, और यस का मतलब है यहाँ साइड, मतलब भुजा,
अब आप ध्यान से देखें, यस 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, मतलब ये तो है, वो नहीं पूछा है, ये तो है। फिर यस ए यस मतलब भुजा कौन भुजा, भुजा कौन भुजा, ये भी है। फिर ए कौन 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 भी है, मतलब ये तीनों तो है, तो कौन सा नहीं है, कौन भुजा भुजा नहीं है, तो ये वाला राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, बिंदु ए 4 0 और बिंदु बी 0 4 हो तो का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु तो दे रखा है 4 0 और बी बिंदु दे रखा है 0 4। तो देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखो ध्यान से, x1 प्लस x2 मतलब 4 + 0 और बटे 2, फिर y1 प्लस y2 मतलब 0 + 4 और बटे में 2। तो देखो 4/2 4/2, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से भी कट जाएगा 2 बार, तो राइट आंसर आ जाएगा 2,2। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, 2,2, सी राइट आंसर है। तो यहाँ आ जाएगा सी इज राइट आंसर। त्रिभुज एबीसी, आपको एक त्रिभुज रहेगा एबीसी में कोण भी समकोण है तथा cos a बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या है, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि वहां पर अपन को ऑप्शन सोल्व करने, ऑप्शन को सही निकालना है, और से कोई मतलब नहीं है। देखो cos a बराबर है 3/5, तो मैंने लाल बटा कक्का आपको समझा रखा है, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का के हिसाब से cos a का मान आधार बटा कर्ण हुआ, क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब साइन के लिए चाहिए अपन को लंब बटा कर्ण, तो आप या तो लंब निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप क्या निकालो, लंब निकालो। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर, आधार मतलब 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो 25 हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस के 9 बराबर में यल स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, यहाँ बच गया 16 लंब का स्क्वायर, वर्गमूल कर दो। तो वर्गमूल करते हैं, यल का मान आ जाएगा 4, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। देखो cos a बराबर 3/5 दे रखा है और आधार बटा कर्ण लाल बटा कर्ण के हिसाब से हो गया, लंब का मान निकाले अपन ने 4। अब अपन को मान चाहिए साइन का, ये साइन ए, तो साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ये क्या है राइट आंसर है। अब देखो इसका एक और दूसरा तरीका डायरेक्ट में बताता हूं आपको। देखो यहाँ पर साइन और कोस दोनों में लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण दे रखा है, मतलब नीचे तो कर्ण ही आना है। यहाँ पर कर्ण कितना है 5, यहाँ आधार में 5, देखो केवल एक में आ रहा है, आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो। देखो यहाँ अगर एक से ज्यादा आ जाता है तो फिर तो सोल्व करना ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो देखो यहाँ नीचे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, मतलब आधार मतलब जो हर में है वो 5 एक बार ही आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है बी में, और 4/5 क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर फटाफट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, उस दूसरा तरीका, ये एक तरीका तो मैंने बता दिया, दूसरा तरीका मैंने बता दिया भाई, हर क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो कर्ण यहाँ 5 था तो 5 होना चाहिए, 5 एक में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर। तीसरा तरीका है, आपने वो सरसमीका देखी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। अपन को साइन का मान निकालना है और कॉस का मान दे रखा है, तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का मान कितना है 3/5, तो 3/5 का और स्क्वायर बराबर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर एक माइनस उधर भेज दो तो 9/25 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 9/25 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर साइन स्क्वायर ए बराबर 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16/25, इसका वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करने पर जैसे वर्गमूल करोगे तो साइन ए का मान आ जाएगा 4/5,
चलो, 3 तरीके बता दिए मैंने, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका नीचे हर देख, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है। किसी मीनार की छाया, मान लो इधर देखें, हम चित्र बनाते हैं। मान लो ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई x है। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर, तो ऊंचाई x मान ली, तो छाया यही तो होगी, ये छाया कितनी है, ये भी x है, बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये वाला उन्नयन कोण हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से जब अपन ऊपर देखते हैं, जब नीचे से अपन ऊपर देखते हैं, तो जैसे अभी ये तो मैं सीधा देख रहा हूँ यहाँ सामने, अब मुझे कहाँ देखना है, ऊपर देखना है, तो मेरी गर्दन यहाँ से ऊपर उठेगी, तो इस क्षैतिज के साथ में जो मेरी गर्दन ऊपर उठी ना, वो कोण क्या है, उन्नयन कोण है। तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब देखो लाल बटा कक्का, ये लाल बटा कक्का को पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ये ये वाला सूत्र आपको 13 नंबर दिला के जाएगा। कैसे, एक तो 8वीं एक्सरसाइज और एक 9वीं एक्सरसाइज। 8वीं एक्सरसाइज और 9वीं एक्सरसाइज 5 नंबर की, और 8वीं एक्सरसाइज 8 नंबर की, टोटल मिला के 13 नंबर के प्रश्न होंगे। और इनमें से सबसे ज्यादा काम आता है लाल बटा कक्का, क्योंकि इसमें तो पूरी प्रश्नावली में लाल बटा कक्का ही काम आएगा। ये इसी के क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग से संबंधित देखें आप। तो ये तो है लंब, ये तो क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार, यहाँ 90 डिग्री है इसे। तो बताओ लाल बटा कक्का के हिसाब से आधार और लंब में क्या संबंध बन रहा है, आधार और लंब, लंब बटा आधार में क्या संबंध बन रहा है, टेन का संबंध बन रहा है। देखो याद है ना, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, और ये टेन थीटा। मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का क्या होगा, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटा आधार। फिर अगर आपको कोट का चाहिए, तो कोट थीटा का आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार सेक थीटा का, और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा का। ये मैंने समझा रखा है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है मैंने यूट्यूब पर, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, पूरी ट्रिक वगैरह बता रखी। अब देखो, तो ये कौन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखो लंब भी कितना है, x, और आधार भी कितना है, x, x x कट जाएगा एक बार, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1। अब देखो टेन के मान याद रखने, टेन के मान कैसे याद रखोगे, टेन 45 का मान 1 होता है, और कोट 45 का मान भी 1 ही होता है। टेन और कोट का मान कितना होता है, 1 1 होता है। फिर टेन 30 का मान याद रख लो, बस 1 बटा √3। देखो 30 में भी कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पे √3 है। टेन 30 का मान 1 बटा √3, ऊपर वाला मान टेन 45 का, नीचे वाला मान टेन से 8 का, जिसमें मान याद होगी। अब देखो ये किसका मान है, 45 का, तो यहाँ लिखोगे टेन थीटा बराबर टेन 45। जैसे कोणों की तुलना करोगे तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री, सी आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पहला का 10वां क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा। तो देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, एक्स आई निकालते हो ना आप, जब माध्य निकालते हो, जब एक्स आई निकालते हो इस प्रकार से, इस एक्स आई को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसका सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, अर्थात ये आगे वाली संख्या है निम्न सीमा है, पीछे वाली संख्या है उच्च सीमा है। इन दोनों का योग का आधा क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। 10 प्लस 25 बटा 2, 35 हो जाएगा, बटा 2, 17.5, 2 का भाग 2, 2 एकम 2 हो गया, 15, 7 दूनी 14, फिर पॉइंट लगा के 5, तो आ जाएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है। देखो कोई वृत्त है, मान लो ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का एक व्यास है ये, इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो एक स्पर्श रेखा आप इस प्रकार से खींचोगे, और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचोगे। तो बताओ ये दोनों स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना रही है दोनों तरफ। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, लंबवत होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या छेदक होगी।
न तो ये छेदक है न प्रतिच्छेदी है, लंबी नहीं है तो फिर क्या है, समांतर है। तो कैसी होगी, समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, और घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपके पास एक घनाकार ब्लॉक है, और इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले को अपन इस प्रकार से रखते हैं। तो देखो जैसे अपन इसको अर्धगोले के ऊपर रखेंगे तो इसका जो व्यास है वो इस भुजा के बराबर आ रहा है। इसका जो व्यास आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस भुजा के बराबर आएगा। तो देखो इसकी भुजा कितनी थी, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच में ये व्यास, ये व्यास कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए आप, इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। व्यास ही पूछा है तो 7 सेंटीमीटर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये एक वृत्त है, और इस वृत्त पर चतुर्थांश इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब वैसे तो ये अनिश्चित करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, एक पासा है, इस पासे के ऊपर गिनती लिखी होती है, इस प्रकार से गिनती लिखी होती है। जैसे मान लो इसके 6 तल हैं, कितने तल हैं, 6। जैसे मान लो इसको 1 मान लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब जैसे अपन इसको उछालेंगे तो कोई ना कोई एक अंक भी पड़ेगा, कोई ना कोई क्या पड़ेगा, एक अंक पड़ेगा। तो वो अंक 6 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या इसमें 6 से बड़ा अंक है क्या, नहीं है। तो सर इसमें तो 6 से बड़ा अंक ही नहीं है, तो कहाँ से 6 से बड़ा अंक आएगा। तो फिर इसका मतलब ये क्या है, अनिश्चित घटना है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अनुकूल परिणाम तो होगा 0 और कुल परिणाम हो जाएगा 6, तो बराबर में 0। ये 14 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पहले का 15 है। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको -3, -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो 11वां पद कैसे ज्ञात करोगे आप, a11। तो a11 को मैंने क्या लिखना सिखाया है, a प्लस a कम d। तो a प्लस a कम कितना आएगा, 10d। ये सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का, a प्लस n माइनस 1d। देखो n है ना यहाँ, तो n से एक कम है, तो आप डायरेक्ट लिखो a प्लस एक कम d। अगर यहाँ 22 है तो यहाँ 21d, यहाँ 100 है तो 99d। अब देखो 11वां पद ज्ञात करने के लिए a की और d की जरूरत है। तो a तो देखो ये रहा -3 प्लस 10। अब d की जरूरत है तो d निकाल लो यहाँ। तो a बराबर तो देखो -3 है ही सही, और d बराबर कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, -1/2। फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। तो 3 में से आधा घटाएंगे, 3 में से क्या घटाएंगे, आधा। तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5/2। देखो घटा के बता दूं आपको, 2 है, 2 का भाग 2 में एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। फिर बटा में 1 लगा दो, 1 का भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में से 1 घटाए तो 5/2 ही आएगा। तो 2 से 1 हट जाएगा 5 बार। तो -3 प्लस के 25, 25 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 22 आंसर आ जाएंगे। तो इसमें देख लो 22 आंसर ये वाला है, ए आंसर इज राइट। देखिए अब का जो 15 क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन में 7 खाली स्थान आएंगे। 7 क्या आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे। ये 7 रिक्त स्थान ये है, और इनको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखें आप, पहला रिक्त स्थान है, एक एपी दे रखे आपको 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद, और यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है। फिर सार्वंतर, फिर यहाँ खाली स्थान दे रखा है जो मैंने नहीं छोड़ा है, तो उनका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इस एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है। तो बताओ इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा,
प्रथम पद ए बराबर, तो देखो प्रथम पद क्या आ रहा है 3, फिर अपन को निकालना है सार्व अंतर। तो बताओ इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, डी A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2, तो यहाँ तो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ए। तो देखो यहाँ और यहाँ ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा के लिए साइन की वैल्यू और cos के लिए साइन की वैल्यू, दोनों का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ दोनों जगह थीटा थीटा है, मतलब समान है, कोण क्या है समान है, तो यहाँ पर भी कोण क्या है समान है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसको हल करने बाद बैठ जाना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या कीजिए। आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी है, मतलब r बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे पूछा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर तिर्यक ऊंचाई क्या होती है पहले ये तो बता दो। देखिए आप, ये मान लो शंकु है, आपने कोण देखा होगा, सॉफ्ट इकाई होगी, ये क्या है शंकु है, और इस शंकु में ये यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी त्रिज्या है r, और ये इसकी जो ऊंचाई है ये तिर्यक ऊंचाई है l, इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये ऊंचाई है इसकी, जिसको अपन h से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं h से। तो आपको ये और ये वाली दे रखी है, r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, और आपसे पूछे तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, वैसे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखें, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 100, और 100 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर खाली स्थान है तो वहां पे आपको 10 सेंटीमीटर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र चाहिए आपको, तो सूत्र आपको ऐसा लिखना है, माध्यक बराबर यल प्लस कोष्टक इंटू एच, यहाँ आ जाएगा n बटे 2 माइनस सी एफ और बटे में आ जाएगा एफ। जहाँ आप मेरे पास जगह नहीं है आप वहां लिखना, जहाँ यल क्या है, यल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, यल तो क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यन क्या है, यन है यहाँ पर बारंबारताओं का योग, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता है, लेकिन संचयी बारंबारता कौन सी है, माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता। यप यप का मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी, यप का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो यहाँ पर यप कौन सा वाला काम मिलना है आपको, माध्यक वर्ग की बारंबारता काम मिलनी है, और इंटू में यच मतलब वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, 10 10 का अंतर आ रहा है, तो वह वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रेक्षण मतलब उस डाटा, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता क्या है सबसे ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होगा, 1 मिनट में रचित कोण का मान। तो देखो घड़ी की जो पूरा चक्कर लगाती है, मिनट की सुई पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है, तो 60 मिनट बराबर आ जाएगा, ये 60 मिनट बराबर आ जाएगा 360, पूरा एक चक्कर लगाएगी ना, तो पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। अब देखो 60 का भाग दे दो इधर, तो 1 मिनट, तो 60 एकम 60 और 60 से कट जाएगा 6 बार, तो 1 मिनट
बराबर कितने डिग्री का कोण आ गया, 6 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 6 डिग्री का कोण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना का मतलब ऐसी घटना जो कभी भी घटित नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में नींबू की गोलियां रखी हुई है। अब आप उसमें से चाहो कि डेयरी मिल्क निकले, तो डेयरी मिल्क निकलेगी क्या उससे? उससे कभी भी डेयरी मिल्क नहीं निकलेगी। तो डेयरी मिल्क का निकलना क्या है, वहाँ असंभव घटना है। जबकि उसमें आप कितनी भी बार हाथ डाल के गोली निकालो, उसमें से हमें से क्या निकलेगी, नींबू की गोली निकलेगी। तो यहाँ पर नींबू की गोली का निकलना क्या है, निश्चित घटना है, संभव घटना है। तो निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, और असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। तो यहाँ पे असंभव घटना की पूछ रहा है, तो इसकी आंसर आ जाएगा 0 या 0। ये दूसरे क्वेश्चन का भाग चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में इसमें वहां पे लिखा है भाग भाग और 25 क्वेश्चन लिख दिया वहां पे गलती से। इसमें 25 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 32 क्वेश्चन है, तो वहां सही कर लेना एक बार आप। इसमें से अपन ने पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। फिर दूसरे क्वेश्चन में ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपके भाग में कुल मिला के 32 नंबर के 32 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से अपन 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का पहला देखिए आप। तीसरे का पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है ये, 1260 का अभाज्य गुणनखंड को घातांक रूप में लिखिए। 1260 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको घातांक रूप में लिखना है। किसमें रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखना है। तो 1260 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। ये 1260 दो का भाग देंगे 6 बार, फिर 3 बार, फिर 0 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 1 बार और 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार, 0 बार, 5 बार। चल जाएगा। 5, फिर 5 का भाग दे दो या फिर 3 का दे दो, सॉरी 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब 5 का भाग दे दो 7 बार, 7 का भाग दे दो 1 बार। अब इनको अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में लिखना है। तो अपन इसको 1260 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 3, फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यही क्या होगा, आंसर इसका। इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करके वो इस तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे कि अभाज्य गुणनखंड की घातांकों का योग कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड की घातांकों का गुणनफल कितना होगा। तो योग और गुणनफल भी पूछ सकता है। तो उसके लिए तैयार है, मैं यहाँ नोट लगा के लिखा देता हूँ। अगर आपसे योग पूछ ले, घातांकों का योग, तो घातांकों का योग कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, टोटल मिलाएगा हो जाएगा 7। ये क्या होगा फिर आंसर। अभी तो यही आंसर है, लेकिन फिर घातांकों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, या फिर वो कर दे घातांकों का गुणनफल, घातांकों का गुणनफल हो सकता है, पूछने में क्या है। फिर घातांकों का गुणनफल करना पड़ेगा आपको, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो फिर 3 दूनी 6 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। इस प्रकार से आप हर प्रकार से तैयार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद, इसका दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का। इसलिए यदि बहुपद ये दे रखी है 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्य 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, के का। अब बताओ, जब इस बहुपद का एक शून्य 3 है, तो ये x बराबर 3 इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हुआ नहीं होगा। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है x का वह मान जो दी गई बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। मतलब दी गई बहुपद में रखे तो उसका मान क्या हो जाए, शून्य। तो x बराबर 3 पर ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो अगर मैं इसको मान लूं, माना पी एक्स बराबर 2x² प्लस x प्लस के, तो x बराबर 3 रखने पर P3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। भाई P का मान, x का मान यहाँ रखेंगे ना इस बहुपद में,
x बराबर 3 इस बहुपद में रखेंगे, तो ये इस बहुपद का ये 3 क्या है, एक शून्य है। अब x बराबर 3 इसमें रखूंगा तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैंने P3 को क्या करते हैं, 0। अब मान रख दो यहाँ, 2 × 3 का स्क्वायर, देखो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का के बराबर में 0। यहाँ आ जाएगा 2 × 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस के 3 और प्लस के बराबर 0। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस का के बराबर 0। 18 और 3 21 हो गए, 21 को उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो आ जाएगा माइनस का 21। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 21 आ गई। ये आपके तीसरे का पहला 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। क्या दे रखा है आपको, आप एक दुकान में गए और वहां आपने 9 पेंसिल और 8 पेन खरीदे, उनका मूल्य आपको 54 रुपये दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 54। तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो आप मान लो कि एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक पेन का मूल्य y रुपए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 9 तो पेंसिल है, कितने हैं, 9 पेंसिल और 8 पेन है। इन 8 पेन और 9 पेंसिल का मूल्य कितना रुपए, 54 रुपए। अब बताओ एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है, x रुपए में। तो 9 पेंसिल कितने में आएगी, 9x रुपए में। एक पेन कितने रुपए में आ रहा है, y रुपए में। तो 8 पेन कितने में आएंगे, 8y में, बराबर में कितना हो जाएगा, 54। यही क्या होगा, इसका बीजगणितीय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ गया होगा समझ में, सीधा सा क्वेश्चन। एक फोटो दे रखा है आपको चित्र, जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई बी सी के समांतर है। आधारभूत आनुपातिकता पर में चैप्टर नंबर 6 याद आ गया होगा आपको, चित्र को देख। डीई बीसी के समांतर है। जब डीई बीसी के समांतर है अर्थात आधारभूत अनुपातिकता पर में क्या होती है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये खींची गई जो रेखा है ये इन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी होगा। तो ये काम में लेना है। फिर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ए सी का मान 3/2 है और ए डी का मान आपको 2.7 दे रखा है। तो आपसे पूछा है बी डी का मान क्या है, तो ये हो यहाँ यहाँ त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी, अतः थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है आपको। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, तो ए डी बटा डी भी लिखो या बी डी लिखो, एक ही बात है। और ए ई बटा ई सी, अब देखो ए डी तो 2.7 है, यहाँ देखो ध्यान से 2.7, बी डी आपको ज्ञात करना है, ए ई 3 है और बटे में 2। अब देखो कैसे हल करेंगे, इस 2 को ऊपर गुणा कर दो और 3 को नीचे ले आओ और बी डी को उधर भेज दो, तो आपके पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी, 2 पर चल जाएगा, तो 2.7 × 2 और बटे में 3। देखो क्या करा मैंने, बी डी को मैं यहाँ ले गया, देखो बी डी को मैं यहाँ ले गया तो इधर आ गया ये बी, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखो इधर लिखो। ये नीचे 2 है, इस 2 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को नीचे भेज दिया, कैची गुणा कर दिया, जिसको आप वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह जो भी आप बोलते हो। अब देखो 3 से काट दो इसको, 3 से ये कट जाएगा 0.9 बार, यहाँ पॉइंट है, तो 9 × 27, तो बी डी बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18, 1.8 सेंटीमीटर। यही आपका
राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। आ गया होगा समझ में, टेल्स 1 में लगानी है और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा है नहीं इसमें। यहाँ इसको 3/2 ऐसे लिख दो, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P, एक बिंदु दे रखा है P 3, 4 के एक्स अक्ष से दूरी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वह वाई का मान लिखना है, और जब वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स का मान लिखना है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो वाई का मान आ जाएगा। तो P 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या आ जाएगी, वाई का मान। देखो ये आगे वाला एक्स का मान है और पीछे वाला वाई का मान है, एक्स और वाई। तो ये वाई रखना है आपको, वाई का मान कितना जाएगा 4। यही राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का चौथा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आपको आर बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है गोले की और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मान रख दो, बहुत सीधा सा सवाल है। 4 × 22/7 और 14 × 14, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 22 चौक 88 और इधर आ जाएगा 14 दूनी 28। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 था, एक बेलन दे रखा है आपको जिसकी ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो बेलन की त्रिज्या पर मान लेते भाई क्या है, आर। तो यहाँ लिख दो, सबसे पहले दिया है, दिया है क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए आपको, तभी ये सवाल आएगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में ये सवाल आपको नहीं आएगा। तो सूत्र सारे याद होने चाहिए, बेलन से संबंधित, गोले से संबंधित, घन से संबंधित, घनाभ से संबंधित, शंकु से संबंधित। तो फॉर्मूले तो पूरे याद करने ही पड़ेंगे आपको। तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर 968। अब देखो मान रखो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। पाई का मान हमेशा 22/7 ही रखना है आपको, जब तक कहा न जाए क्वेश्चन में। जब कहा जाए तो 3.14 रख सकते हो। आर का मान आपको ज्ञात करना है त्रिज्या, और एच का मान है 11, 968। अब देखो आर का मान चाहिए आपको, तो बताओ ये 7 जो बटे में है वो तो चल जाएगी गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जो ऊपर है अंश में वो कहाँ चले जाएंगे, हर में। तो 22 दूनी 44 और ये आ जाएगा 11। तो देखो 11 से कट जाएगा ये, 11 से 11 8 88, फिर बचे 8, तो 11 8 88। अब देखो 88 इंटू 7 बटे में आ जाएगा 44, 44 से ये वापस कट जाएंगे 2 बार, तो आर का मान आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये बेलन की त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 14 सेंटीमीटर आपको एक त्रिज्या दे रखी और एक वृत्त का चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखिए आप इसका चित्र बना सकते हैं अपन। मान लो ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और चाप, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लो ये क्या है, चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण। तो ये भी कितनी आ जाएगी, 14। इसको ओ मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये क्या होगी, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, देखो यहाँ सबसे पहले लिख दो, दिया है, दिया है। तो त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर
और कोण दे रखा है आपको थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो देखो पाई का मान तो हो जाएगा 22/7, कितना हो जाएगा 22/7। आर, आर की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है इसने 14 और इंटू में 60, कोण का मान थीटा कितना है 60 और बटे में आ जाएगा 180। देखो 7 से ये कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 60 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 22 दूनी 44 और बटे में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका भाग देना चाहो तो दे सकते हो, वरना यहाँ ऐसे छोड़कर आ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे, एक 6 मीटर ऊंचा एक क्या दे रखा है खंबा दे रखा है, और उस खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है। उस खंबे की छाया कितनी है 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है उन्नयन कोण। तो मान लो ये एक खंबा है, ये क्या है खंबा है जिसकी ऊंचाई आपको 6 मीटर दे रखी है, और इसकी जो छाया है ये 2√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये वाला उन्नयन कोण होगा, इसको मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। तो बताओ ये ए, ये बी और ये सी, तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो आधार और लंब में कौन सा संबंध होता है, याद आ जाएगा वापस लाल बटा का, ये फेमस फॉर्मूला है, इसको छोड़ना मत। देखो साइन, ये तो हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, तो टेन में क्या आएगा लंब बटा आधार, तो टेन का संबंध बनेगा। तो देखो ये त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब दे रखा है 6 और आधार दे रखा है 2√3। आ रहा है समझ में। देखो थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधा, और लंब का मान है 6 और आधार का मान है 2√3। तो देखो 2 से ये कट जाएगा 3 बार, और मैं वापस इसको 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और बटा में √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करूंगा तो वापस कितना आएगा 3 ही आएगा। एक √3 से एक √3 तो कैंसिल हो गया। अब देखो टेन थीटा बराबर आ गया अपने पास √3। अब टेन थीटा बराबर √3 है, अपन को √3 नहीं चाहिए, अपन को थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू याद करने के लिए अपन को √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको बता रखा है टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ऊपर का एक टेन 45 की वैल्यू है और नीचे का √3 टेन 60 की वैल्यू है। इसका मतलब √3 टेन 60 की वैल्यू, तो फिर √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टेन 60 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा बराबर टेन 60। अब देखो बहुत सारे इसको टेन से टेन काट देते, काटना नहीं है, कोणों की तुलना करनी, कोणों की तुलना करने पर तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक और क्वेश्चन है जो इसी से संबंधित है, ये भी उसके जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें कोण पूछा था, इसमें कोण दे रखा है, और देखिए 20 मीटर ऊंची 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, मान लो ये 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है, ये क्या है नदी का पुल जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, और कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। अब वो व्यक्ति अभी कहाँ देख रहा होगा सामने, वो व्यक्ति अभी कहाँ देख रहा होगा सामने देख रहा होगा, इधर देख रहा होगा, और ये इधर नदी है, ये क्या है नदी, ये नदी है। इस नदी पर यहाँ पे मान लो एक नाव चल रही है, एक क्या चल रही है नाव। यहाँ क्या चल रहा है नाव चल रही है, तो इस समझ। तो देखो ये मान लो नाव है, इस प्रकार से यहाँ एक नाव है,
अब ये व्यक्ति इस नाव को देखता है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है ना, वो व्यक्ति इस नाव को देखेगा। तो अभी कहाँ देख रहा है, ये सामने देख रहा है, ऐसे बिल्कुल सामने देख रहा है। अब जब नाव तो कहाँ है, नीचे, व्यक्ति कहाँ बैठा है, ऊपर। तो यहाँ से वह यूं है, अब क्षैतिज रेखा यूं है, यहाँ से वह यूं देखेगा तो गर्दन नीचे झुकेगी, तो इसकी गर्दन यहाँ पे यूं झुकेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से झुकेगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री। अब चूंकि ये रेखा, ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा समांतर है, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे संबंध बना देते हैं अपन। देखो आधार तो x है और लंब कितना है, 20 है। तो आधार और लंब में कौन सा संबंध होगा, लंब बटे आधार का संबंध होगा। तो इस प्रकार से देखें, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण है, और लंब बटा आधार। देखो लंब की वैल्यू कितनी है, 20 है, और आधार की वैल्यू कितनी है, x है, जो अपन ने मानी है। चाहो तो यहाँ ले सकते हो, माना 9 द्वारा तय दूरी बराबर x मीटर, इतना लिख सकते हो आप। नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जाता है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब यहाँ देखो 20 और बटे में x को यहाँ भेज दो, और b√2 को, √3 को यहाँ भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा 20/√3 मीटर। देखो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, √3 को 20 से गुणा करेंगे तो 20√3 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ये बात कंप्लीट हुआ है अभी, जो 32 नंबर का था, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे इसका बर्बाद संख्या। देखो √2 एक अपरिमित संख्या है, आप सब जानते हो √2 क्या है, एक अपरिमित संख्या है। जब अपरिमित संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, मतलब मेरा नाम अशोक है, फिर भी सिद्ध करना है कि अशोक है, तो फिर मान लो भाई मेरा नाम अशोक नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ करना पड़ेगा आपको भाई, √2 सब जानते हैं भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आप मान लो भाई ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या होगी, तो मान लो भाई परिमेय संख्या हो, तो इसको मान लो कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ प्रूफ, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर √2 को अगर परिमेय माना है, तो फिर इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b का यद्यप कितना है, 1 है। सहअभाज्य भी मान सकते हो और अभाज्य संख्या भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या दोनों मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो इसका मतलब है कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपलब्ध नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको समझे आप, मतलब a का अगर आप गुणनखंड करोगे और b का गुणनखंड करोगे, तो आपको एक भी संख्या ऐसी प्राप्त नहीं होगी जिनका दोनों का गुणनफल समान हो। अर्थात संसार में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग a में भी जाता हो और b में भी जाता हो, एक के सिवाय, एक और स्वयं के सिवाय। अगर इसमें किसी का भाग नहीं जाता है और अपन इसको हल करते करते ये सिद्ध कर दे कि a में और b में किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, तो फिर अपन क्या कहेंगे कि जो अपन ने ये कल्पना की है, ये परिमेय संख्या मान की कल्पना क्या है, असत्य है। जब ये कल्पना असत्य है, तो फिर √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से अपन को इसको सिद्ध करना है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा a² बटा b², को इधर भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा 2b² बराबर a²। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, क्योंकि ये आगे काम आएगा। b² बराबर आ जाएगा a² बटा 2। अब देखो 2 का भाग दे दें। अब बताओ ये जो यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, गणित में लिखा हुआ है, उसको अपन हिंदी में लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई a² में 2 का भाग दे रहे हैं,
तो आंसर आ रहा है बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब देखो आपकी किताब में एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? अगर किसी संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या द्वारा विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या द्वारा क्या होता है? विभाजित होता है। तो देखो ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो ए भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखो जो बात आपने यहाँ गणित में लिखी हुई थी वो हिंदी में लिखी, परिभाषा के रूप में लिखी। अब जो यहाँ भाषा के रूप में लिखी हुई है उसको किस में रूप में लिखना है? गणित के रूप में लिखना है। तो देखो ए बटा 2। अब दे बताओ ए भी 2 से विभाजित होगा, मतलब ए बटा 2 लिख सकते हैं। अब बताओ अगर ए में 2 का भाग जाता है और पूरी पूरी बार जाता है तो यहाँ कोई ना कोई भागफल आएगा। तो भागफल तो अपन को पता ही नहीं है, तो उसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। फिर एक बार वर्ग करना है, वर्ग करने पर देखो अपन आधा तो आधी तो कामयाब हो गए। कैसे? यहाँ अपन कह रहे थे कि ए और बी में एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, जबकि 2 का भाग चल गया। देखो ए में 2 का भाग चल गया। अब इसी प्रकार बी में भी बताना है। अगर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ जाता है तो अपन कहेंगे कि ये जो कल्पना करी है अपन ने ये क्या है? गलत है। इसका उल्टा सत्य होगा, √2 अपन। तो देखो वर्ग करते हैं, तो ए स्क्वायर बटा जाएगा 4 बराबर सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है 2b स्क्वायर। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान रखो यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर बटा 4 बराबर सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर है ना, यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना है? 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो b स्क्वायर बटा 2 बराबर सी स्क्वायर। अब जो बात यहाँ पर गणित में लिखी हुई है, बीज गणित रूप में लिखी हुई है, उसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे, यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यही तो लिखेंगे, विभाजित है। अतः अब अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये एक प्रमेय है जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वह उस संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से क्या होगा? विभाजित होगा। तो देखो बी 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगा। अब देखो यहाँ ए में भी 2 का भाग जा रहा है और बी में भी 2 का भाग जा रहा है, तो फिर अपन कहेंगे अतः यहाँ ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, जो कि उपरोक्त कल्पना का विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है, इति सिद्धम। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इतना ही बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो पेपर में जरूर थोड़ी √2 वाला क्वेश्चन है, √3 वाला भी आ सकता है। तो ये आपके लिए एक ढांचा तैयार हो गया, परफॉर्मा तैयार हो गया। अब आप इसमें आपको केवल संख्या फिट करनी है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को वहां पर √3 के लिए पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ √3 जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहां 3 करना है। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 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 यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 की जगह, यहाँ 2 की जगह 4 आया था तो वो रख करा था, तो यहाँ पर आप 3 ही मत लिख देना, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होगा? 9। थोड़ा दिमाग लगाना है, नकल में थोड़ी अकल लगानी। फिर यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 3, फिर 9 की जगह आ जाए 4 की जगह आ जाएगा 9। अब 3 से ये कट जाएगा वापस 3 बार, तो वापस यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3, तो फिर यहाँ पर भी
3, तो फिर आंसर में भी √3। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का को सिद्ध कर सकते हो अपरिमेय, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x दे रखे आपको एक बहुपद दे रखी है और आपसे पूछा है कि शून्यांक, इसके शून्यांक भी दे रखे हैं आपको 3/2 और -1/2, मतलब शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आपसे तो पूछा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो इसको आप px बराबर इस प्रकार से लिख सकते हो, px बराबर 6x² माइनस के 7x को आगे लिख दो और -3 को पीछे लिख दो। इस प्रकार से आप व्यापक रूप में लिख सकते हो और इसके शून्य दे रखे हैं, शून्य x बराबर दे रखे अपन को 3/2 और -1/2, ये शून्य दे रखे हैं। अब इसकी तुलना कर दो व्यापक रूप से, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इसकी तुलना करनी है बहुपद। तो बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, क्योंकि जब भी तो गुणांक आएंगे, शून्य तो दे रखे हैं लेकिन गुणांक तो ज्ञात करने। तो a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -7, c की वैल्यू कितनी है -कितनी। अब जांच कीजिए इसकी, क्या करनी है आपको जांच। जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ज्ञात करोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। अब आपको क्या करना है, इन दोनों शून्यकों का योग करना है और -b/a का मान रखना है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो जांच सकते हैं, नहीं है तो जांच असत्य है। तो देखो करो, 3/2 प्लस जोड़ना है, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस ही आएगा 1/2, फिर माइनस बी की वैल्यू है -7, तो यहाँ जाएगा -7 और बटा ए की वैल्यू है 6। अब देखो सॉरी, यहाँ पे शून्य का लग दे रखे हैं, 3/2 -1/3 है, सॉरी यहाँ 1/3 है, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/3, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 6। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा बताओ, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, 7/6, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6, मतलब एक जात तो क्या हो गई सत्य, शून्यकों का योग तो क्या आ गया सत्य आ गया। इसी प्रकार से आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब इन दोनों का गुणा करो और वहां मान रखो, अगर दोनों बराबर आते हैं तो अपन कहेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है सत्य है। तो देखो 3/2 इंटू -1/3 और c की वैल्यू रखो -3 और a की वैल्यू रखो 6। देखो c की वैल्यू तो -3 और a की वैल्यू 6, 3 से कट जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा यहाँ 2 बार, तो यहाँ बचा -1/2 और यहाँ भी बचा -1/2, तो बराबर आ गया। तो अपन क्या कहेंगे, अतः शून्यकों व गुणांक के संबंध के मध्य संबंध के मध्य संबंध सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक समीकरण निकाय दे रखी है x - y + a और 3x + 2y - के 12 बराबर 0। इन समीकरणों को हल करना है, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप x - y + a बराबर 0 दे देता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x - y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। फिर इसको यूं लिख दो 3x - + 2y बराबर, ये माइनस के 12 उधर जाएंगे तो प्लस के 12 उधर, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर है y और यहाँ पर भी y, y का गुणांक यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 बना दो, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, गुणांकों को समान बनाकर। अब देखो इसके चिन्ह क्या है विपरीत है, तो जोड़ देंगे, जोड़ने से y कैंसिल हो जाएगा
और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको विलोपन विधि बोलते हैं। तो अपन इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि इसको हल करना आसान रहेगा विलोपन विधि। तो समीकरण एक को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ना। समीकरण 2 में जोड़ने तो देखो यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 2y और यहाँ जाएगा -2। फिर इसके नीचे लिखो 3x प्लस 2y बराबर 12। अब जोड़ दो इसको तो ये तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x और इधर 12 में से 2 जाएंगे तो आ जाएंगे 10। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 10/5 मतलब 2। x बराबर कितना आ गया? 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x की वैल्यू आप चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो। तो आसान किस में रहेगा? सर 1 में ही रहेगा, तो 1 में रखो। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर रखो यहाँ x की वैल्यू है 2। देखो चलो एक बार यहाँ लिख दो x माइनस वाई बराबर -1। अब x की वैल्यू कितनी है? 2। फिर -y और माइनस का 1। a को इधर ले आओ, y को उधर भेज दो, तो 2 तो यहीं रहेगा। a को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 और y इधर जाएगा तो प्लस का y। पक्षांतरण करने पर तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। इस समीकरण निकालेगा क्या होगा? एक देखो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के। AB किसके समांतर है? CD के समांतर है। और इसके विकर्ण परस्पर O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि AO बटा BO होगा, CO बटा D होगा। तो देखो एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए आप। ये आपने एक समलंब चतुर्भुज है, इसको नाम दे दो A B C और D और इसके विकर्ण भी बना दीजिए। इसका ये विकर्ण हो गया और इसका ये दूसरा विकर्ण हो गया जो O पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको बताना है कि AO बटा BO और CO बटा DO होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखो दिया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 4 स्टेप में हल करने होते हैं। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना, चौथा उत्पत्ति। इन 4 स्टेप इसको हल करना होता है। तो सबसे पहले लिखो दिया है। क्या दिया है? ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD। देखो ये AB और ये CD क्या है? समांतर है, ऐसा आपको दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सर क्या सिद्ध करना है? देखो ना यहाँ दे रखा है AO बटा BO और CO बटा DO, ऐसा आपको सिद्ध करना है। सर रचना भी करनी पड़ेगी क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चंस में रचना करना अनिवार्य होता है। रचना देखो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा और थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने के लिए किसी भी एक त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी होती है। तो देखो इस त्रिभुज को लो, ऐसे त्रिभुजों को लो जिसमें AO BO CO DO आ रहा हो। तो पहले इसको ले लो, इस त्रिभुज को। देखो AO और CO आ रहा है इसमें, तो इस त्रिभुज में DC आ रहा है, तो DC के समांतर एक रेखा खींच दो यहाँ से। ये आपने रचना करी OE। तो रचना क्या है कि OE या फिर EO समांतर DC खींचा। अब देखो जब आपने EO को DC के समांतर खींचा, EO को DC के समांतर खींचा, ये EO अपने आप ही AB का भी क्या हो गया? समांतर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि AB किसके समांतर है? CD के, और CD किसके समांतर है? EO के। तो इसको DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो CD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको DC को या CD को एक ही बात। इसके बाद में उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करना है? देखो उपपत्ति में 2 त्रिभुज निकालने में, यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज निकाल के बता देता हूँ पहले।
देखो एक त्रिभुज तो आ रहा है यहाँ ए डी सी, इस त्रिभुज को आप ऐसे बना लीजिए ए डी और सी, और देखो ए डी भुजा पर ई बिंदु है और ए सी भुजा पर ओ बिंदु है, और ये ई ओ डी सी के क्या है, समांतर है। तो देखो यहाँ त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में ई ओ समांतर है डी सी, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय को या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को एक ही बात है। तो देखो अब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखो मैं बार बार यहाँ डीसी लिख देता हूँ, तो सी डी लिखो या डीसी लिखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या होते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो जिस इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा, मतलब ए ई बटा ए डी, ए ई बटा ए डी बराबर होगा ए ओ बटा सी ओ, समीकरण नंबर 1। अब देखो एक और त्रिभुज बनाते हैं बढ़िया, देखना ध्यान से, ये ई ओ, इस त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी, तो ई ओ ए बी के भी क्या होगा, समांतर होगा। तो इस त्रिभुज को यूं घुमाएंगे बनी, यूं घुमाएंगे ना, तो ये त्रिभुज आपके सामने इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। देखो ए बी, ये ए बी आएगा नीचे और ये डी आएगा ऊपर, इसका सीधा कर दो, है क्या। अब देखो ए बी पर तो कौन सी भुजा है, ए डी पर तो कौन सी भुजा है, ई, तो ए डी ये ना, तो ये ई भुजा आ गई। फिर बी डी पर कौन सा बिंदु है, ओ, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ बिंदु, और इस प्रकार से ये त्रिभुज बन जाएगा। देखो आप डी ऊपर चल गया और ए ई ओ ए बी का क्या होगा, समांतर होगा। देखो क्यों होगा, मैं ये बात भी बताता हूँ आपको, यहाँ लिखता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर होगा ए बी के, अतः थेल्स प्रमेय से, सर आपने डायरेक्ट लिखा ई ओ, डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ए बी समांतर है सी डी के, और यहाँ लिखा है ई ओ समांतर है सी डी के। जब सी डी, ये दोनों जगह सी डी, जब सी डी ए बी के भी समांतर है और सी डी ई ओ के भी समांतर, तो ये दोनों भुजा क्या होगी, समांतर होगी होगी, इसलिए बनवा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में, यहाँ पे ये त्रिभुज मैंने निकाल दिया यहाँ से, इस त्रिभुज में थेल्स पर में लगाएंगे तो क्या आएगा, डीई, क्या आएगा, डीई। अब इस डीई को आप ईडी लिखो, क्योंकि जो यहाँ लिखा है ना वही यहाँ लिखो, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो डीई लिखो या ईडी लिखो, एक ही बात है। तो ईडी बटा एई, ए बराबर डीओ बटा बीओ। आप इसको ध्यान से देखो, इसकी तुलना इसके साथ कर सकते हैं क्या, सर कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक हो रही है क्या। देखो ईडी, यहाँ पर ईडी ऊपर आ रहा है, यहाँ ईडी नीचे आ रहा है, यहाँ ए नीचे आ रहा है, यहाँ ए ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो इसको पलट दो, पलटने पर जैसे पलटोगे तो ए ऊपर चल जाएगा और ईडी नीचे आ जाएगा, इधर बीओ ऊपर चल जाएगा और डीओ नीचे आ जाएगा। आप समीकरण नंबर, अब देखो ए बटा ई डी और ए बटा ई डी दोनों ही बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो गए। तो समीकरण 1 व 2 से ए ओ बटा सी ओ बराबर होगा बी ओ बटा डी ओ। अब देखो इस बी ओ को यहाँ भेज दो और सी ओ को यहाँ भेज दो, वज्र गुणा कर दो, तो ए ओ बटा बी ओ, ये बी ओ यहाँ आ गया तो सी ओ ऊपर चल जाएगा, सी ओ बटा डी ओ इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। इसको आप ऐसे समझे, पहले तो एक्स अक्ष पर बिंदु मान लीजिए आप, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु,
वह बिंदु आर ए बी सी है, ए बी है तो सी मान लो इसको, सी एक्स जीरो होगा, एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स जीरो होगा, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु एक्स जीरो है, होगा ये जगह है। अब इसकी एक रेखा के रूप में रिप्रेजेंट करो इसको, तो सी बिंदु तो सम दूरस्थ है तो यहाँ आ जाएगा बीच में, और ए बिंदु यहाँ आ जाएगा 6 और 5, और बी बिंदु यहाँ आ जाएगा -4 और 5, और ये दूरी, और ये दूरी क्या है, समान है। अब देखो ये दूरी सूत्र के द्वारा होगा तो यहाँ दूरी सूत्र लिख दीजिए, दूरी एक बार लिख दो, अंडर रूट क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन हल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार करो इसको। प्रश्नानुसार अपन क्या कर सकते हैं, देखो क्या दिया है, AC बराबर है BC, AC किसके बराबर है, BC के। अब अगर AC BC के बराबर है तो AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर ही होगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट नहीं लिखना पड़ेगा अपन को, तो यहीं पर क्या कर दो, ऊपर कर दो। अब AC का मान निकालो, AC, C में से क्या घटाना है, A घटाना है। देखो दूरी सूत्र निकालने का बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, जैसे AC निकालना है तो C में से क्या घटा दो, A घटा दो। C क्या है, x जीरो है, A क्या है 6 5 है, घटाओ, तो x A में से ये घटाएगा तो इसमें से इसको घटाओ, x -6 का होल स्क्वायर, फिर इसमें से इसको घटाओ 0 - 5 का होल स्क्वायर, जिसमें काम हो गया। आपको कुछ सूत्र याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सूत्र याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सूत्र को तो पूछो ही मत। C में से क्या घटा दो, A, पीछे A C है ना, तो पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दो, C में से A घटाओ, तो x में से क्या घटाएंगे 6, तो यहाँ जाएगा x -6 का होल स्क्वायर। बाकी तो आप सूत्र से करना चाहो तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, फिर इसके लिए अपन जब करेंगे तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। प्लस 0 में से क्या घटाएंगे 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर दे इसलिए अंडर रूट है हट गया, BC मतलब BC, C में से क्या घटाएंगे B, तो x में से क्या घटाएंगे 4, x माइनस, और ये माइनस की वजह से यहाँ हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप घटाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आसान भी होगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान भी। अब देखो ध्यान से, 6x - 6 का होल स्क्वायर करेंगे और x + 4 का भी होल स्क्वायर करेंगे, और आपको सूत्र याद होगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ प्लस कर दो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसी के द्वारा देखो x स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, -2a, a मतलब x और b मतलब 6, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसी प्रकार से यहाँ खोल लो प्लस वाले से, x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 और a का मान x और b का मान ये, और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इस 25 से ये 25 तो कट गया, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर भी कट गया। देखो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो जाएगा माइनस के 12x, इधर हो जाएगा 4 का वर्ग 16, और ये हो जाएगा प्लस का 8x। आप देखो क्या कर सकते हैं अपन आराम से, ये तो 36 है और ये 16 है, तो इधर ले आओ माइनस के 16, ये माइनस के 12 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 12x और प्लस के 8x प्लस है, ये पक्षांतरण करने पर ये हो गया 20 और ये भी हो गया 20x, 20 से 20 कट जाएगा एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ, इधर दिखाई दे रहा है आपको, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 20 बराबर 20x, तो x बराबर आ जाएगा 20/20, इससे ये कट जाएगा एक बार, x बराबर 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, अतः x अक्ष पर हुआ बिंदु, अतः x अक्ष पर वह बिंदु C 10 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन था। आपको एक त्रिभुज दे रखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC दे रखा है, ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, ये कोण B क्या है समकोण है, तो इसको A मान लें
और इसको सी मान लें। और ए बी दे रखा है आपको 24, ये ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार। और कोण भी 90 दे रखा है, ये 90 हो गया। तो ये तो हो गया आधार, समकोण त्रिभुज, तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी की कर्ण निकालें। क्यों निकालें? साइन ए और साइन सी की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन ए इस कोण के लिए और साइन सी इस कोण के लिए। आपको पता होगा इस कोण के लिए आधार तो यही है, लंब यही है, लेकिन इस कोण के लिए आधार ये बन जाएगा और लंब ये बन जाएगा। लेकिन लाल बटा कक्का याद आ जाएगा आपको, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में साइन की वैल्यू निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ती है, और वही कर्ण अपने को नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकाले? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर तो ज्ञात ही करना है, AC। आधार 24 का स्क्वायर, फिर लंब, लंब मतलब 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर? AC का स्क्वायर, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो AC का स्क्वायर बराबर टोटल मिला जाएगा ये 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1 और 625 है। अब इसका जैसे आप वर्गमूल करोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल करने पर तो AC बराबर आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। सर अब तो कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, तो फिर कोण A के लिए वाला क्वेश्चन करना है अपन को। कोण A के लिए अब देखो, कोण A के लिए लंब और कर्ण ही लिखना है। तो कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण तो कितना रहेगा? 25 ही रहेगा। लेकिन कोण A के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा? 7। तो देखो कोण A के लिए यहाँ लंब, लंब तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और आधार ए हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण के हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 7, कर्ण कितना है? 25। यही आपका आंसर। इसी प्रकार से कोण सी के लिए भी साइन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कोण सी के लिए अब इसको आपको यूं घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो घुमा देता है इसको यूं पकड़ के यूं, लेकिन ये नहीं घूम सकता। तो इसको घुमाने के लिए या तो मुझे यहाँ दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से चित्र बन। तो इसको घुमाएंगे ना तो ये ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये बी कहाँ जाएगा? यहाँ। और सी कहाँ जाएगा? यहाँ। अब ये तो है 7, ये हो गया 24 और ये हो गया 25। अब कर्ण क्या हो गया? ए बी हो गया। तो देखो यहाँ कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए लंब क्या रहेगा? देखो ध्यान से, कोण सी के लिए लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आधार क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कुछ नहीं बदलता है, लंब तो आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। थोड़ा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको इतना वहां करने की जरूरत नहीं है, आपको तो अपनी समझ से डायरेक्ट ये आंसर लिख के आना है। यहाँ आ जाएगा साइन सी, तो साइन सी लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ? अब 24 है और कर्ण तो कितना रहेगा? 25। ये क्या होगा? आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। कितनी मीटर? 40 मीटर अधिक हो जाती है। कब हो जाती है?
जब सूर्य का 49 का मतलब वही ओनियन कोण ही होता है, ओनियन कोण 60 डिग्री से कट कर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई कीजिए। तो अपन मान लेते हैं इसकी भाई मीनार की ऊंचाई यच है। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं अपन, यच। तो मान लो ये मीनार है, ये हो गई मीनार, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई मैंने मान ली यच। अभी लिख देंगे वहां ऊंचाई कितनी मान ली यच। अब इसकी छाया इधर पड़ रही है, ये जमीन है इधर, यहाँ तक लंबी जमीन है। इसकी छाया मान लो अभी यहाँ पड़ रही है ऐसे, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण है। अभी कह रहे 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब ये 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो छाया पहले इतनी सी थी, अब छाया बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी, 40 मीटर अधिक हो गई। 40 मीटर कितनी अधिक होगी, 40 मीटर अधिक होगी। अब 40 मीटर अधिक हो गई तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये 90 डिग्री है। ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको डी मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी को एक्स मान लो। तो टोटल दूरी x + 40 हो जाएगी। अब देखो आपके सामने यहाँ दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, एक समकोण त्रिभुज तो छोटा वाला और एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला। आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ज्ञात भुजा और एक अज्ञात भुजा का संबंध बनाना है, और लाल बटा कक्का के द्वारा सूत्र लगाना है, लाल बटा कक्का। तो लगाते हैं सूत्र। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे माना, मीनार की ऊंचाई बराबर यच मीटर है, ये यच ही ज्ञात करना है। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में, तो ए बी डी में ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों ही अपने को तो अज्ञात ही, तो एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, तो इन दोनों भुजाओं में साइन कोस टेन के रूप में किसका संबंध है, तो देखो ये तो है आधार, ये है लंब, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टेन का संबंध होता है सर। तो यहाँ आ जाएगा टेन 60 बराबर, क्या आ जाएगा, टेन 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब तो आ जाएगा यच और आधार आ जाएगा एक्स, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 यच बटा एक्स। इस एक्स को इधर भेज दो, तो यच की वैल्यू आ जाएगी √3 एक्स। समीकरण नंबर 1 यहाँ दिखाई तो दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बात करते हैं, तो यच बराबर आ गया √3 एक्स। अब कैसे न कैसे करके एक्स की वैल्यू निकल जाए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो त्रिभुज ए सी डी, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखो ये तो पूरा का पूरा आधार है x + 40, और ये क्या है लंब, तो आधार और लंब में कौन सा संबंध होता है, टेन का, तो यहाँ आ जाएगा टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब तो है यच और आधार है x + 40, x + 40, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3, और यहाँ आ जाएगा यच बटा x + 40। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। अब देखो अपने को चाहिए एच की वैल्यू, तो देखो इस एच का मान यहाँ रख दो ताकि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो समीकरण 1 से यहाँ आ जाएगा 1/√3, यहाँ आ जाएगा √3 एक्स, और यहाँ आ जाएगा x + 40। x + 40 को इधर गुणा करोगे तो x + 40 ही आएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3x आ जाएगा, x को उधर भेज दो, तो 40 बराबर हो जाएगा 3x - x, पक्षांतरण करने पर ये x था ना, उसको उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब देखो अभी तो x की वैल्यू आई है, h की वैल्यू नहीं आई, तो x की वैल्यू यहाँ रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर आंसर।
यही क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने बाग ब किया है। बाग ब में 15 नंबर तक है क्वेश्चन, और बाग स और द अभी बच रहा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।